नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और साथीगण सभी को। पिछले अध्याय में हमने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उनके महत्वपूर्ण क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, सिलेबस कैसे पूछा जाता है, उस पर चर्चा किए थे। आज हम पहला यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे। यूनिट 8 से हम देखेंगे, ये आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है? यूनिट 8 के अंतर्गत हम देखेंगे बल एवं उसके गति के बारे में, ठीक है? तो सभी जुड़ जाइए, सभी को बहुत-बहुत गुड इवनिंग। जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि जो साथीगण छूट गए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो हम आज सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है साथियों? सभी जुड़ जाइएगा। देखिए, आज हम देखेंगे बल एवं गति से रिलेटेड हमारा पहला टॉपिक बल और उसके प्रकारों के बारे में। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ेंगे तो सभी जुड़ जाइएगा। चलिए क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला चीज़ हम समझ लेते हैं बल क्या होता है ना? बल और गति में सबसे पहला चीज़ हमको समझनी है बल। बल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बल को अपने को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बल क्या है? आप सभी जानते हैं, है ना? कोई भी वस्तु को जब हमको गति करानी रहती है, तो हमको एक रिक्वायरमेंट अमाउंट का उसमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है? ये फोर्स आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। कैसे 2 तरीके से? या तो आप उस वस्तु को पुल करेंगे, ठीक है? या तो आप उस वस्तु को क्या करेंगे, पुल करेंगे। पुल करना मतलब खींचना, है ना? या तो आप उस वस्तु को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है? या उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है? पुश करना मतलब धकेलना, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती है जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? या तो हम उस वस्तु को अपनी तरफ खींचेंगे या हम उसके क्या करेंगे, धकेलेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएँ, तो वो अपना स्थान परिवर्तित करे, है ना भाई? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? कि किसी भी वस्तु पर यदि हम फ़ोर्स लगाते हैं, यदि हम बल लगाते हैं, यदि हम उसको खींचते हैं या धकेलते हैं, तो वो अपने गति से, अपने स्थान से विस्थापित हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बल लगाएँगे तो उसमें गति भी हो, ठीक है? जब तक उसमें रिक्वायरमेंट अमाउंट का बल नहीं लगाएँगे, तब तक वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करती है, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि बल हम किसको बोलेंगे, है ना? मतलब बल क्या है? वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति पे परिवर्तन कर सकता है ना भाई? स्थिति में परिवर्तन करेगा ही ऐसा नहीं है, ठीक है? इसलिए बल का जो डेफिनेशन है उसको कैसे दिया जाता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है? देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए एक पुली लगा हुआ है, रोप लगा हुआ है ना? और यहाँ पे एक वस्तु जो है लटकी हुई है ना? एक वस्तु यहाँ पे लटकी हुई है, जिसका वज़न नीचे की तरफ है। तो यहाँ से जब हम रस्सी को खींचेंगे तो इसमें टेंशन उत्पन्न होगा, तनाव होगा, है ना भाई? इसमें तनाव होगा मतलब बल लगेगा। तो बल अभी तो हम रस्सी को खींच रहे हैं, मान लेते हैं कि इस वस्तु को हमको खींचने में 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, ठीक है? मान लेते हैं कि ये जो वस्तु रखा हुआ है, इसका वज़न हम हमारा कितना है 50 न्यूटन है और इसको खींचने में हमको 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, है ना? वस्तु का वज़न जितना है उससे ज़्यादा बल लगाएँगे, तभी वो क्या होगा, अपने स्थान से परिवर्तित होगा। लेकिन हम बल तो ज़रूर लगा रहे हैं, हम वस्तु को पुल कर रहे हैं, हम वस्तु को खींच रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ़ोर्स है, हम जो बल लगा रहे हैं, वो 50 न्यूटन से कम है। मतलब जो वस्तु का वेट है, उससे कम है। तो क्या वस्तु विस्थापित होगी? नहीं होगी, है ना भाई? जब तक हम रिक्वायरमेंट अमाउंट यानी 50 न्यूटन से अधिक का बल नहीं लगाएँगे, तब तक वस्तु की स्थिति जो है परिवर्तित नहीं होती।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम किसी भी वस्तु में बल लगाएँ तो वो अपने स्थान से परिवर्तित हो। यानी विस्थापन जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बल लगाने से विस्थापन ही हो, है ना? चलिए, तो समझ गए बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है? जैसे ये ब्लॉक है ना? ये ब्लॉक है, ये ज़मीन पे इस तरीके से रखा हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है? की तरफ अगर मैं खींच रहा हूँ हाथ से, तो ये तब तक नहीं खींच पाऊँगा जब तक इसका जो रिक्वायरमेंट फ़ोर्स है, उससे ज़्यादा मैं बल नहीं लगा लूँ, है ना? इसी तरीके से ये चुम्बकों के बीच में भी हमारा क्या लगता है, फ़ोर्स जो है लगता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बल की परिभाषा। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है? अब आइए इसी में देखते हैं कि फ़ोर्स जो है, इसका फ़ॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है? तो यहाँ से बल बल को हम डिनोट करते हैं F से और F इक्वल होता है m इंटू ए, ठीक है? बल F इक्वल क्या होता है m इंटू ए, जहाँ पे F हमारा क्या है, फोर्स है। यहाँ पे F हमारा क्या है, फोर्स है यानी बल है। और m हमारा क्या है, m हमारा द्रव्यमान है, जो भी वस्तु दिया जाएगा उसका द्रव्यमान है, मास जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में। ए यहाँ पे क्या है, ए है हमारा त्वरण, ए है हमारा त्वरण, जिसको अपन एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये होता है बल का फॉर्मूला, F बराबर m इंटू ए। अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में भी इसका परिभाषा देखें तो किसी भी वस्तु, है ना, किसी भी वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु पर यदि हम फोर्स लगाते हैं, है ना, तो वो a जो है विस्थापित होता है, मतलब उसमें त्वरण a लगता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से व्यंजकीय जो है परिभाषा, ठीक है? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि फोर्स क्या है ना? और फोर्स का जो है फॉर्मूला इस तरीके से F इक्वल m इंटू ए होता है, ठीक है? अब आइए जानते हैं कि ये जो त्वरण है ये कैसे होता है, ठीक है? तो दूसरा आता है हमारा मुख्य पॉइंट, त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसको अपन ए से जो है डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है? त्वरण आप सभी जानते होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का, ए बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है? यानी ए बराबर वेग में परिवर्तन को हम डेल वी से जो है डिनोट करते हैं, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। या यदि हम इसको और चेंज करें तो डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है? यहाँ पे वी क्या है, यू क्या है, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम त्वरण को जान लेते हैं, है ना? त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, है ना भाई? वेग में जो भी परिवर्तन होता है समय के साथ में, है ना, कोई भी गाड़ी जा रही है ना, कोई भी गाड़ी जा रही है, अगर उसका प्रारंभिक वेग अभी कम है, अगर हम उसको एक्सीलरेट करें तो गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगती है ना, मतलब उसका वेग जो है क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। मतलब जाहिर सी बात है कि पहले कम वेग था, अब जो है उसका वेग जो है ज्यादा हो गया है, मतलब उस गाड़ी के वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर डेल वी अपॉन टी, जहाँ पे डेल वी को हम बोलते हैं परिवर्तन वेग में, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं वी माइनस यू, जहाँ पे वी क्या है, जहाँ पे वी है हमारा अंतिम वेग, यहाँ पे वी है हमारा अंतिम वेग, और यू हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, यू हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग।
और ए तो हमारा त्वरण है ना। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करें, अगर हम इसके मात्रक के बारे में बात करें, तो देखिए v v यानी वेग है ना, वेग में परिवर्तन। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड और सेकेंड गुणा हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो त्वरण है, हमारा जो त्वरण है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ जाएंगे। तो अभी मैंने दो चीजें बताया है, फोर्स और त्वरण। ठीक है, अब आइए जानते हैं किसी भी वस्तु में किस तरीके से त्वरण जो है कार्य करती है। चलिएगा, देखिए किसी भी वस्तु में त्वरण जो है दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु में त्वरण जो है दो तरह से हो सकते हैं। कैसे दो तरीके से होंगे, सबसे पहला तो जब वेग बढ़ती है तो त्वरण जो है कैसे होगा, धनात्मक होगा। जाहिर सी बात है ना भाई। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर वो गति कर रही है, अगर हम उसका वेग को बढ़ाते हैं तो जो उसमें त्वरण लगता है ना, जो भी उसमें त्वरण उत्पन्न होता है वो भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि वेग हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वेग हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जब हम जब हम किसी भी वस्तु के वेग को इंक्रीज करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं, तो त्वरण हमारा कैसे होता है, पॉजिटिव आता है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब वेग घटती है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होता है ना। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर ये गतिशील है, अगर हम इसके वेग को कम कर दें, है ना, अगर इसके हम वेग को क्या कर दें, कम कर दें, तो यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी भी वस्तु का वेग जो है कम होता है, वेग जो है घटता है, तो उस वस्तु में ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होती है। और इसी ऋणात्मक त्वरण को, है ना, इसी ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन। इसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। माइनस ए से इसको जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, जब किसी भी वस्तु का जो वेग है ये क्या होता है, घटता है, कम होता है, तो उस वस्तु में ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होती है। इसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से हमको समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु में दो तरीके से त्वरण लग सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, क्या वस्तु में शून्य त्वरण भी लगता है, क्या वस्तु का जो त्वरण है वो शून्य हो सकता है, हो सकता है क्या शून्य, बिल्कुल हो सकता है भाई। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई वस्तु अगर गतिशील है, ठीक है, जब कोई वस्तु अगर गतिशील है और उसका जो वेग है ना, और उसका जो वेग है ये कैसा हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, उसका वेग कैसा हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, मतलब एक समान वेग से गति कर रहा हो कोई वस्तु, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू, उसका जो मान है वो कैसे होता है, शून्य होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, शून्य होता है ना भाई। क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्वरण का फॉर्मूला है वो v माइनस यू अपॉन टी है। अब यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है वही इसकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना। वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, कांस्टेंट हो गई। मतलब कोई परिवर्तन वेग में नहीं हो रहा है। तो जब परिवर्तन नहीं होगा वेग में तो उसका मान जीरो आ जाएगा, और जीरो आएगा मतलब त्वरण भी हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। मतलब कोई त्वरण उसमें उत्पन्न नहीं होता। ठीक है,
तो जब वस्तु जो है एक समान वेग से गति कर रही है, मतलब उसका जो वेग है वो कांस्टेंट है, नियत है, तो उस कंडीशन में जो लगने वाला त्वरण है वो भी कैसे होता है? शून्य होता है, मतलब कोई त्वरण उसमें नहीं लगता। ठीक है? अब यहाँ से हमको 3 चीजें त्वरण में पता चल गई कि जो त्वरण है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, साथ ही साथ शून्य भी हो सकती है। ठीक है? अब आइए अब आइए जानते हैं बल की इकाई हम कैसे लेंगे। ठीक है? बल की इकाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, फॉर्मूला मैंने बताया कि बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। ठीक है? F बराबर m इंटू ए होता है। अगर मैं एसआई पद्धति या m के एस पद्धति की बात करूं तो m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है? किलोग्राम होता है। साथ ही जो त्वरण है उसका मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? तो जो फोर्स है, जो बल है, इसका मात्रक हमारा निकल करके आता है न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो अगर आपको पूछे कि बल की इकाई या एसआई पद्धति में इकाई या एम के एस पद्धति में यूनिट जो है क्या होता है, तो बल का मात्रक हमेशा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है? अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है? आपके टॉपिक में मात्रक वाला चैप्टर नहीं है, इसलिए हम ये सब नहीं पढ़े हैं। ठीक है? सीजीएस पद्धति ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो यहां से देखिए F बराबर हम जानते हैं m इंटू ए होता है। ठीक है? m यानी द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान को हम सीजीएस में कैसे लेंगे? ग्राम के रूप में लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम। त्वरण को हम कैसे लेंगे? क्योंकि त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है? तो इस पूरे को यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरे को बोला जाता है डाइन। पूरे को क्या बोला जाता है? डाइन। ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि बल का जो मात्रक है वो सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है? इसको आपको याद रखनी है। एक चीज और बल के बारे में मैं बता दूं कि जो बल है ना भाई, कोई भी वस्तु, जैसे इस तरीके से हमारा वस्तु है ना, यहाँ पे वस्तु जो है रखा हुआ है, ये हमारा सरफेस एरिया है। ठीक है? ये हमारा सरफेस एरिया है और वस्तु जो है इस तरीके से रखा हुआ है, जिसपे इसका जो भार है वो W है। ठीक है? मैं इस वस्तु को इधर क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। इधर क्या कर रहा हूँ? इसको पुश कर रहा हूँ, या इधर से मैं क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ, क्योंकि दो दो चीजें हो सकती है इसमें, पुश और पुल। ठीक है? तो इधर से मैं पुश कर रहा हूँ, इधर से मैं पुल कर रहा हूँ। ठीक है? दोनों में से कहीं से भी मैं एक चीज कर रहा हूँ। ठीक है? अब अब देखिए, जो ये वस्तु है इस पर मैं रिक्वायर्ड अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है? अगर मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना भाई? अगर मैं ऊपर की तरफ इसको खींचूंगा तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाएगा, है ना? मतलब जो बल है उसका परिमाण तो होता ही है, साथ में उसकी क्या होती है? दिशा भी होती है। इसलिए जो बल है ये कैसी राशि है? ये होती है सदिश राशि। ठीक है? कैसी होती है बल? सदिश राशि। और जो त्वरण मैंने बताया वो भी कैसे होता है? सदिश राशि होता है ना? सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसकी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसको भी याद रखेंगे कि बल जो है कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है? अब कई बार क्वेश्चन आप लोग का पूछ देता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है ना भाई? एसआई पद्धति का मात्रक, बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में डाइन है। तो इसी को पूछ देता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन जो है होता है। ठीक है? 1 न्यूटन में कितना होता है? 10 के घात 5 डाइन होता है।
अगर ये भी आप लोग याद नहीं रख पा रहे हैं तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए, बल F बराबर, यहाँ से सीजीएस पद्धति में हमारा होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको पता है कि ये इसका जो है वैल्यू इस तरीके से होता है हमारा, है ना। चलिए, अब देखिए, हमारा एसआई पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एसआई पद्धति में होता है, ये हमारा सीजीएस पद्धति में होता है, ये हमारा एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, अब एसआई से अपने को सीजीएस में जानी है, मतलब न्यूटन से अपने को डाइन में जानी है ना भाई। न्यूटन से अपने को डाइन में चेंज करना है, मतलब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। बाकी सेकंड तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से जब हम इसको चेंज करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे अगर, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, यानी 10 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुणित क्या हो जाएगा, 10 का घात 2 हो जाएगा, है ना भाई, 10 का घात 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से F बराबर 10 का घात 3 और 10 का घात 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का घात 5। अब ये किस में चेंज हो गया, डाइन में चेंज हो गया। तो अगर आपको पता नहीं है, कंफ्यूजन है कि 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा बल, त्वरण बल की इकाई के बारे में। अब आइए जानते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बल का मात्रक किसके समान होता है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कोई, बल का मात्रक और किसके समान होता है। ऐसा फिजिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा पॉइंट है ना, कौन सा वर्ड है, कौन सा, जैसे बहुत सारे रहते हैं ना, गति, कार्य, है ना, इस तरीके से, तो ऐसा कौन है जिसका जो मात्रक है वो बल के मात्रक के समान होता है। ठीक है, बता सकते हैं कोई। चलिए, आप लोगों ने सुना होगा भार के बारे में। ठीक है, भार के बारे में, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं वेट। ठीक है, भार के बारे में क्या होता है, भार W बराबर m इंटू जी। भार W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, है ना, m इंटू जी। और इसका भी मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका भी मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, इसका भी मात्रक, क्योंकि m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है ना, m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, यानी kg में आ गया। और g क्या है, g क्या है, उस पर लगने वाला, उस द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। ठीक है, उस द्रव्यमान पर लगने वाला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका भी मान हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है वो, तो गुरुत्वीय त्वरण है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, न्यूटन के बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ दिया जाए कि बल का मात्रक किसके समान होता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कार्य, ऊर्जा, भार या गति, तो आपको क्या करना है, भार जो है लेना है। ठीक है, भार जो है लेना है, मतलब हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भार भी एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भार भी एक प्रकार का क्या है, बल है, फोर्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर किसी भी सतह में रखी हुई है तो उस पर दो बल जो है कार्य करते हैं। कैसे दो बल कार्य करते हैं, एक तो इस वस्तु का खुद का भार जो है नीचे की तरफ कार्य करेगा, जिसको अपन वेट कहते हैं, W, है ना भाई। कोई भी वस्तु अगर आप कहीं भी चल रहे हैं या किसी भी सतह में खड़े हुए हैं तो वहां पे दो फोर्स जो है कार्य करती है।
एक तो आपका खुद का वेट, ठीक है, जिसको अपन भार बल कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, भार बल कहते हैं। दूसरा, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड जो है कार्य करता है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिक्रिया बल, जिसको हमको क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रतिक्रिया बल, है ना भाई। मतलब देखिए, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई भी वस्तु, है ना, नीचे की तरफ अगर जो भी फोर्स लगा रही है उतना ही उसके विपरीत डायरेक्शन में भी फोर्स जो है लगता है, मतलब क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये चीज आपने न्यूटन के लॉ में पढ़ा हुआ है, बेसिक चीजें हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु है अगर वो सतह में ऐसे इस तरीके से रखी हुई है, मतलब सिंपल रखी हुई है, तो उस पर दो बल जो है, दो फोर्स जो है कार्य करते हैं। एक तो उस वस्तु का खुद भार, जिसको हम भार बल कहते हैं, साथ में उस वस्तु के ऊपर की तरफ लगने वाला रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन और हमारा एक पॉइंट जो है बन जाता है, ठीक है। क्या पॉइंट बन जाता है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, चलिए देखते हैं। 1 किलोग्राम का जो भार है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक है, m इंटू जी होता है। अब यहाँ से 1 किलोग्राम है, का वजन तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है ना, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, और इसका मान कितना होता है, 9.8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। इसलिए जो इसका वेट हो जाएगा, इस पर जो लगने वाला भार बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग कि अगर किसी भी वस्तु का जो भार है वो 1 किलोग्राम है, तो उस पर जो है 9.8 न्यूटन का फोर्स जो है लगेगा, ठीक है। मतलब 1 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम भार जो है 9.8 न्यूटन के बराबर जो है हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है जिसको अपने को याद रखना रहता है ना, जो कि आपके परीक्षा में बनता है। आप लोग या किसी की भी बात है ना, एकदम एडवांस एडवांस अपन पढ़ के जाते हैं और बेसिक चीजों को नहीं पढ़ते, ये मेरे को आ जाता है करके। लेकिन वही चीजें अगर थोड़ी सी भी घुमा के पूछ दी जाए तो हम उस पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा बेसिक से लेकर के हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा कहानी आता है ना, यहाँ से हमारा पूरा कहानी आता है, इस बिंदु पर फोकस हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु में दो तरीके से कार्य करता है ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचकर यानी पुल करके, अथवा धकेल कर यानी पुश करके, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचकर या धकेल कर उसका क्या कर देता है, विरामावस्था में रखी हुई वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचकर अथवा ढकेलकर उस वस्तु की, गतिशील वस्तु को क्या कर देता है, विरामावस्था में ले आता है अथवा लाने का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचकर अथवा धकेलकर उस वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है ना, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये तीन मुख्य पॉइंट्स, जब हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो या तो वो वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो उसमें गति उत्पन्न हो जाएगा, है ना, या तो अगर वो वस्तु गतिशील है तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो विरामावस्था में आ जाएगी, या उस वस्तु की गति की दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो विरामावस्था, गत्यावस्था और गति की दिशा, ये तीन चीजें जो है बल बदल सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक बल का जो है डेफिनेशन हो गया और उसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले, इकाई, ये सारे के सारे हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा,
अब हम जानते हैं बलों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बलों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिएगा देखेंगे सभी ध्यान से। देखिए बलों के प्रकार, बलों के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पेशीय बल, जिसको अपन मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। दूसरा आता है घर्षण बल, जिसको अपन फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तीसरा आता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साथ में तनाव बल, टेंशन फोर्स। और असंपर्क बल, फोर्स विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारे बल के टाइप होते हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल इतना जो है दिया गया है। तो इस पर ये जो 5 चीजें आपके सिलेबस में बताई गई है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन सिलेबस में एक चीज और मेंशन हुआ है कि पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, उसके बाद लिखा हुआ है आदि, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आदि। आदि लिख दिया है, मतलब और भी बल आ सकते हैं, है ना। तो केवल इतना दिया है करके इतने को ही नहीं पढ़ेंगे अपन। मुख्य रूप से इन पांचों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कैसे होता है, क्या फॉर्मूले बनते हैं, वो सारा सारा चीज हम देखेंगे। साथ ही हम नाभिकीय बल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, बेसिक चीजें। अपकेंद्रीय बल क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभिकेंद्रीय बल क्या होती है इस पर डिस्कस कर लेंगे। तनाव बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बलों के प्रकार इस तरीके से होते हैं, 10 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें से 5 आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम इसको जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम आज सबसे पहला हमारा देखते हैं पेशीय बल। सबसे पहला हम क्या देखते हैं यहाँ से, पेशीय बल, जिसको अपन मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पेशीय बल, है ना, मतलब खुद के द्वारा लगाया गया बल, अपने मांसपेशियों के द्वारा, मस्कुलर के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसको हम पेशीय बल कहते हैं, है ना। जब हम किसी भी वस्तु को धकेलते हैं, जैसे जैसे पानी की बाल्टी, है ना, पानी की बाल्टी बाल्टी को जब हम उठाते हैं तो हम देखते हैं कि यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लग रहा है ना भाई। इस तरीके से ऐसे इधर ऐसे कुआं रहता है, यहाँ पे एक बाल्टी इस तरीके से फंसी हुई है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं किनारे में, है ना भाई। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे टेंशन उत्पन्न हो रहा है, तनाव। तो यहाँ से जब हम इनको हाथों से इस तरीके से खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो कार्य करती है ना भाई। शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी कार्य करती है। ठीक है, तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला जो बल होता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी वस्तु को धकेलते हैं तो हमारे मांसपेशियों के द्वारा, है ना, मांसपेशियों की क्रिया के द्वारा, मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप जो बल लगती है ना, जो वस्तु पर बल लगती है उसको हम कहते हैं पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल जो होता है वो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे, जैसे पशु है ना, ये भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा पेशीय बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, मनुष्य तो बहुत सारी चीजों में करता ही है। कोई भी वस्तु को अगर आप उठाते हैं, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हाथ वगैरह चल रहे हैं, लिख रहा हूँ उसको, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है पेशीय बल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें पेशीय बल के अंतर्गत आती है। आपको भी एग्जाम अच्छे से क्लियर करनी है तो आपको भी जितना हो सके आपको बल लगाना है ना, जितना हो सके, जितना आपके में सामर्थ्य है उतना पूरा बल लगाना है और एक पोस्ट जो है लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये हो गया पेशीय बल। मतलब हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को धकेलते हैं, है ना, तो हमारे मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है वस्तु पर उसको हम कहते हैं पेशीय बल। और इसी पेशीय बल को, ठीक है, इसी पेशीय बल को संपर्क बल भी कहते हैं। एक दूसरा नाम है इसका संपर्क बल। ठीक है, क्योंकि हम जब किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु को अपने को क्या करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है ना। तो इसको हम कहते हैं संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है,
तो बिल्कुल याद रखेंगे, पेशी बल को हम क्या बोलते हैं, संपर्क बल कहते हैं, या पेशी बल क्या है, एक संपर्क बल है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम पेशी बल के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो जैसे पाचन क्रिया जब होती है तो भोजन आहार नली में आगे बढ़ते रहता है ना, तो आहार नली के द्वारा भी जो है एक बल लगाया जाता है भोजन को पहुंचाने के लिए, ठीक है, भोजन के पाचन के लिए। तो भोजन के पाचन में, है ना, पाचन में भोजन के पाचन में आहार नली के द्वारा, है ना, पेशी बल लगाता है ना, पेशी बल लगाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, है ना, वायु जो है सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, तो फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उसमें भी मांसपेशियां कार्य कर रही है, उसके भी द्वारा क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है ना। तो ये भी आपका पेशी बल हो जाएगा। जब हम उठते हैं, बैठते हैं या चलते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, खाते पीते हैं, है ना, खेलते हैं, किसी भी चीज को फेंकते हैं या किसी भी वस्तु को उठाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, है ना, बोलते हैं, ये सारी सारी जो शारीरिक क्रियाएं होती है, इन सभी में अलग अलग जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा बल लगाया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। मतलब इन्हीं सब जो फोर्स है इससे आया हुआ है पेशीय बल, है ना। जब हमारी मांसपेशियां बहुत सारी कुछ कुछ क्रियाएं करती है ना, वस्तु के संपर्क में आकर के, तो इसको जो है अपन संपर्क बल बोल देते हैं, पेशी बल बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पेशी बल जो है समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मुख्य प्रकार हो गए। इसमें पेशी बल में उतना ज़्यादा और कुछ नहीं आता है, तो केवल आपको समझना है कि पेशी बल क्या होता है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है पेशी बल में, कि निम्न में से संपर्क बल है, ठीक है, निम्न में से संपर्क बल है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, ऐसा करके दे दिया जाएगा, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, पेशीय बल और न्यूक्लियर बल, ये बल, वो बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको संपर्क बल पूछा जाए तो पेशी बल क्या है, एक संपर्क बल है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप उसको ध्यान देते हैं, ठीक है, तो उसमें एक चीज ध्यान दिया करिए कि अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर लेकर के पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से जो है क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो है अपन बहुत सारे मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो है देखे हैं। देखिए, यहाँ से बल बल से आपको, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है ना। इसमें आपको किसी भी वस्तु का द्रव्यमान इतना है और उस पर लगने वाला त्वरण इतना है, तो उसका उस पर फोर्स कितना लगेगा, है ना, ये पूछ सकता है। तो यहाँ से एकदम बेसिक न्यूमेरिकल जो है आ सकता है, तो बिल्कुल बना सकते हैं न्यूमेरिकल को, बेसिक है ना। या आपको फोर्स दे दिया जाएगा, द्रव्यमान दे दिया जाएगा, त्वरण कितना लगेगा ये पूछ सकता है, तो यहाँ से अपन त्वरण भी निकाल सकते हैं, या वस्तु का द्रव्यमान पूछा जाए तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, त्वरण से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका कितना त्वरण रहेगा, या प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दिया हुआ है तो कितना त्वरण रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है पूछ सकती है, अपन कराएंगे एमसीक्यू वाला जब पार्ट रहेगा तो उसमें करा देंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये चीजें पूछ सकती है। इसमें आपको पूछ सकता है कि जो त्वरण होता है वो कैसे होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है, या तीनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने सारा चीजें बता दिया है। मंदन क्या है ये भी पूछ सकता है। मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है, धनात्मक त्वरण है, शून्य है, क्या है। तो ये चीजें, ये आपके एमसीक्यू जो है इस पर बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं। कल अपन मुख्य रूप से घर्षण, गुरुत्व, चुंबकीय, जो बचे हुए हमारे प्रकार हैं उस पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जितने साथी भी हमारे जुड़े हुए हैं सभी लाइक करिएगा। साथ ही अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको एनर्जी मिले और हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। चलिए, गुड नाइट।